नमस्कार। आज है 29 नवंबर 2025। घड़ी में बज रहे हैं रात के 8 और आपको ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि आज आरआरबी ग्रुप डी की जो 3 शिफ्टों में परीक्षा हुई, पहली, दूसरी और तीसरी, उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न थे, उन सभी पालियों में पूछे गए जो प्रश्नों की संख्या थी, वो एज इट इज वही थी जो हमने 4 मॉक टेस्ट आपको करा रखे हैं, वहीं से मिले-जुले सवाल थे। उन सभी सवालों को आपके सामने हम पूरी टीम एक्सप्लेन करने जा रही है। न केवल उन सवालों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि एनालाइज इस प्रकार से करेंगे कि अगर आने वाली शिफ्ट में भी कुछ इधर उधर से सवाल बनता है तो आप आसानी से कर पाए। एक ट्रेंड जो लगातार पहली शिफ्ट से देखने को मिल रहा है वो ये कि लगातार क्वेश्चंस शिफ्ट्स के अंदर रिवाइज हो रहे हैं। यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इन क्लासेस को जो कि लगातार कंपटीशन ग्रुप पर आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, उनको अगर देख लेते हैं तो आपको, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो उस एग्जाम को करने की में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। मैं अपनी पूरी टीम का आपसे तारुफ कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान नीरज सर, जो कि आपको पूरा जीके को एनालाइज कराएंगे। मेरे साथ आदरणीय गुरुवर हीरामणि गुप्ता सर मौजूद हैं, जो कि साइंस, जो कि एक महत्वपूर्ण पोर्शन है, उसको आपको पूरा इंट्रोडक्शन उसका कराएंगे। और इस पूरे जो सिस्टम है, इसके सूत्राधार आदरणीय रीजनिंग किंग विवेक सर भी मौजूद हैं। ये रीजनिंग के उन सभी प्रश्नों पर आपसे बातचीत करेंगे जो आज तीनों पालियों में पूछे गए। मैं माइक सौंपता हूं नीरज सर को और वो बताएंगे कि किस प्रकार से जीके में आज का जो दिन है वो गुजरा और आगे के लिए क्या फायदेमंद रहेगा। नमस्कार साथियों। बेटा, जो जीएस का एग्जाम आपके जीएस का जो पोर्शन आपका आ रहा है इस एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में, वो वही पैटर्न चल रहा है जो हमने पहली शिफ्ट से लेकर के बार बार बताया है। चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, उनमें उसी तरह के टाइप 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। आज की क्वेश्चन आज की शिफ्ट के लगे हुए हैं। पहले सर मैथ पर बताएंगे, उसके बाद सर रीजनिंग बताएंगे, उसके बाद फिर मैं और सर जीएस और साइंस को एक्सप्लेन करेंगे। और इसी क्रम में जो करंट अफेयर का मैं कल भी कहा था, उससे पहली शिफ्ट में भी मैंने बताया था कि करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो क्लास जैसे आगे बढ़ेगी उसमें आपको पूरी तरह से वो एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। मैं सर को देता हूँ माइक को। विवेक सर बताएंगे कि रीजनिंग के किस तरह का क्वेश्चन आज रहा है। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज तीसरा दिन हो गया है पेपर होते हुए, और तीनों दिन अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहे हैं लगभग एक जैसे रहे हैं। बस ऐसा रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग में मान लो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है तो किसी में 2 आए हैं। बाकी 3-4 जो टॉपिक हैं आप लोगों के मिलते जुलते, एनालॉगी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, सीरीज टॉपिक हुआ, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जो आने वाले समय में, जो भविष्य में एग्जाम होगा आपका, उनमें जो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तो अभी मैं हीरामणि सर को माइक देता हूँ, वो अपने साइंस के पोर्शन के बारे में आप लोगों को बताएं। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हैं? तो वही ग्रुप डी आरआरबी एग्ज़ाम आपके चल ही रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया है, जिस तरीके से मैंने आपको साइंस में क्वेश्चंस कराए थे उसी के बेस पर क्वेश्चंस आए हैं। वो बात अलग है भाई, क्योंकि साइंस 25 मार्क्स के आपके 25 क्वेश्चंस करीब आपसे पूछे जा रहे हैं। बायो में 8 हो गए, केमिस्ट्री में 9 हुए या फिजिक्स में 9 हुए, लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल वेल अपडेट उसी पैटर्न में मिले हैं जिस पैटर्न में मैंने आपको हर टॉपिक को, हर चैप्टर को आपके सामने डिस्कस किया है। और मैं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी देख रहा था कि जो मैंने आपको ओरली बोला था कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे आ सकता है। तो आप बिल्कुल मेहनत से लगे रहिए और आगामी भी जो एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी करते रहिए। और अभी जिन जिन स्टूडेंट्स का आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम बाकी है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको फिर अपने लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा आपको, और भी कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आपके सामने मैं रखूंगा जो आपको कंपटीशन में बढ़िया मार्क्स लाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल अपने ऊपर नहीं रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हंसते खेलते पढ़ना है। मेरे पहले जो लेक्चर्स आप देख सकते हैं उनको थोड़ा देखिए, उनसे आधारित और जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सराउंडिंग्स उनको भी देखिए। लगे रहिए, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चंस मिलेंगे, और मेहनत से लगे रहिए सभी लोग। मेरी तरफ से जिन जिन स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स बाकी रह गया है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जो अपना एग्ज़ाम दे आए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आए होंगे। उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू पूरी टीम के लिए कि आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी अपने समय में से समय निकाल रहा हूं। अब मैं गणित को एक्सप्लेन करता हूं आप सब लोगों के समक्ष कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो गणित में आज की शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस रहे। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 लगभग तीनों में एक जैसा ही पैटर्न आज देखने को मिला। और अगर एन एवरेज में बात करता हूं तो मैंने अपने पास सारे लिख करके रखे। तो आज की क्लास के अंदर जो आज की जो शिफ्ट रही उनके अंदर जो सवाल थे उसमें 2 क्वेश्चन पहली शिफ्ट के अंदर संख्या पद्धति से थे, एक सवाल लैसे मैसे से आया, एक सवाल सरलीकरण का पूछा गया, 2 क्वेश्चन आज प्रतिशतता से थे, एक क्वेश्चन लाभ हानि का था, बटे से कोई सवाल पहली शिफ्ट में देखने को नहीं मिला, एक सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा, 2 सवाल साधारण ब्याज के आज पूछे गए, कार्य समय से 2 सवाल पूछे गए, नल हौदी का 1 सवाल और आज पूछ लिया गया। और इस प्रकार एक क्वेश्चन अनुपात समानुपात से आया। आयु संबंधी एक प्रश्न और देखने को मिला, आज आयु संबंधी एक प्रश्न देखने को मिला। इसके अलावा पार्टनरशिप से आज कोई सवाल पहली शिफ्ट में नहीं पूछा गया। 2 सवाल समय दूरी चाल से आज पूछे गए पहली शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो एक रेलगाड़ी का सवाल था, नाव धारा से कोई सवाल नहीं था, 2 क्वेश्चन औसत से पूछे गए। इसके अलावा आंकड़ा अवलोकन से कोई सवाल नहीं पूछा गया। इसके अलावा क्षेत्र मिति से एक क्वेश्चन पूछा गया आज शिफ्ट 1 में। सांख्यिकी से कोई सवाल नहीं था, एक सवाल ज्यामिति से था, निर्देशांक ज्यामिति से कोई क्वेश्चन नहीं था, 2 बीजगणित के सवाल थे और एक त्रिकोणमिति का सवाल था। ये शिफ्ट 1 की कहानी रही। इसी प्रकार से शिफ्ट 2 में भी ज्यादा अंतर नहीं था। शिफ्ट 2 में एक सवाल संख्या पद्धति का था, 2 सवाल सरलीकरण से थे, यही फर्क था। तीसरी शिफ्ट के अंदर चक्रवर्ती के 2 सवाल थे, साधारण का 1 सवाल था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आज की परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछे गए। अगर शिफ्ट वाइज क्वांट और एडवांस को मैं थोड़ा एनालाइज करूं तो शिफ्ट 1 में क्वांट से आज 19 सवाल थे और एडवांस मैथ से 6 सवाल पूछे गए। शिफ्ट 2 के अंदर एडवांस मैथ से 7 सवाल थे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 18 क्वेश्चंस थे। अंक गणित के शिफ्ट 3 में 18 क्वेश्चंस थे, जबकि जो एडवांस पोर्शन आपका होता है जिसमें आप क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित आदि को पढ़ते हैं, वहां से 7 क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने आज की तीनों शिफ्ट के अंदर जो सवाल पूछे गए सबको लगा रखा है। आपको एक एक क्वेश्चन आज गणित का दिखाता हूं कि किस तरीके से आज की क्लास के अंदर सवाल पूछे गए थे। शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है जो कि 14 सेंटीमीटर का एक घन था, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ था। इन सभी सवालों को मैंने सॉल्व भी करा दिया है यूट्यूब चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स पर। बेटा मैं नाम लिख देता हूं, इस चैनल पर आप विजिट करिए। और यहां मैंने आज जो तीनों शिफ्टों में एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल, उनको मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक क्वेश्चन को बता दिया है। इसके अलावा क्या क्या सवाल अगली शिफ्ट में बन सकता है, साथ ही साथ उसको जोड़ करके भी मैंने क्वेश्चंस को दिखाया है। तो ये आप सवाल देख रहे हैं, ये पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई घन है तो उसकी सारी की सारी जो 6 फलक होते हैं उन सबका अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो 6a² होता है। लेकिन इस प्रकार के सवाल में एक उसके जो ऊपर वाला जो पृष्ठ है उस पर हमने एक हेमिस्फेरिक अर्धगोले को रख रखा है, इसलिए उसका तो 5a² हो जाएगा। अगर मैं आपसे गोले की बात करता हूं बेटा, गोला मतलब होता है स्फेयर। स्फेयर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस एरिया होता है, वो 4a² होता है, या r² कर लीजिए। r मतलब है उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। अगर आप अर्धगोले का निकालते हैं तो अर्धगोले का जो बेटा अर्धगोला जो होता है उसका जब आप निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² होता है, प्लस इसमें πr² और ऐड करते हैं ताकि उसका जो नीचे वाला एरिया है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे सवाल के अंदर जहां उस गोले को एक किसी बेलन के ऊपर रख दिया जाए, सिलेंडर के ऊपर या किसी घन क्यूब के ऊपर रख दिया जाए तो वो वाला एरिया ढक जाता है। इस कारण से केवल 2πr² का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल देखिए यहां से पूछा गया आज कि sin 45 cosec 45 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जो जानता है कि sin 45 और cosec 45 एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये समझ जाएगा कि sin 45 गुणा cosec 45 मतलब 1/sin 45 हो जाएगा। sin 45 आपस में कैंसिल कर जाएंगे तो एक सवाल का आंसर बन जाएगा। पेन हटाकर भी आप सवाल को समझ सकते थे। अगर किसी को sin 45 और cosec 45 की वैल्यूज याद है तो वो भी सवाल कर सकता था। 1/40 का कितना प्रतिशत 1/20 है? कुछ नहीं करना था, 1/20 ऊपर रखना था, लाइन के नीचे 1/40 लिखना था, 100 से गुणा करनी थी, 200% उत्तर इस सवाल का आ जाता। बहुत ही सरलता से कर सकते थे। ये प्रतिशतता से सवाल था पहली शिफ्ट के अंदर। पहली संख्या 4 है, दूसरी 16, 36, 64, 100 नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। ये 2 का स्क्वायर है, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का स्क्वायर 144 इस सवाल का आंसर बनेगा। पहली शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, इसको भी आप लोग देख रहे हैं।
एक सवाल ये पूछा गया कि दो संख्याओं का जोड़ 26 है, उनका अंतर 4 है, बड़ी संख्या बताओ। a + b = 26, a - b = 4। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके a b के मान निकाल सकते हो, बड़ी संख्या, बहुत ही सरल हो जाएगा क्वेश्चन। एक सवाल ये पूछा गया बीजगणित से, अलजेब्रा से, एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें x का मान 2 है, तो अगर आप x का मान 2 इस समीकरण में रखेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 प्लस 5 यानी कि 4 + 6 + 5 10 5 15 सवाल का उत्तर यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, सरल क्वेश्चन पूछा गया। एक और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखिए बेटा, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है। आपसे कहता है कि इनका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, परिमाप पेरीमीटर होता है, विकर्ण डायगोनल्स होते हैं, उनका रेशियो दे रखा है, समचतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको बताना था। बस आप समचतुर्भुज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात सीख लो कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि समचतुर्भुज की भुजा जो है, भुजा को अगर मैं ये कह दूं कि जो भुजा है बेटा, अगर भुजा ए है, मान लो भुजा जो है वो ए है और उसका पहला जो विकर्ण है यानी उसका जो डायगोनल है, जो पहला वाला विकर्ण है वो d1 है और दूसरा वाला जो विकर्ण है वो d2 है, तो इनके बीच एक रिलेशन है कि जो a है यानी कि जो भुजा है वो बराबर होती है दोनों विकर्णों के गुणनफल का वर्गमूल। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी और इस संबंध के आधार पर अगर भुजा ज्ञात हो तो आप विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं अगर रेशियो दे रखा है, और अगर विकर्ण ज्ञात है तो भुजा को भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा जब आप दोनों विकर्णों को ज्ञात कर लेते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। इन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके इस सवाल का सॉल्यूशन किया जाता तो आपका उत्तर आ जाता 312.5 इस सवाल का सही उत्तर है। एक ये सवाल शिफ्ट फर्स्ट का ये कि एक आयत एबीसीडी है, उसके अंदर एक बिंदु P है, PA दे रखा है, PB दे रखा है, PC दे रखा है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि PD का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चे यहां आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर एक ऐसी आकृति है जिसको मैं आयत कह रहा हूं, आयत के अंदर कोई एक बिंदु है, इस सारे के सारे इन कोने को इस बिंदु से अगर मिला दिया जाए, इसको मैं कहता हूं A, इसको B, इसको C, इसको D, और मैं अगर इसको P कह देता हूं तो बहुत सारे लोग इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहते हैं, बहुत सारे इसको न्यूजीलैंड का फ्लैग बताते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया का बताते हैं। बहरहाल बात इतनी सी है कि इस P से A की दूरी यानी PA, इसका वर्ग जो होता है प्लस P से C की दूरी, इसका जो वर्ग होता है वो बराबर होता है P से D की दूरी के वर्ग के प्लस P से B की दूरी का वर्ग। आप इसमें जब वैल्यूज रख के निकालते हैं तो आप सवाल के उत्तर तक पहुंच जाते हैं बेटा। इसी का इस्तेमाल करना है, 3 चीज दे रखी है, चौथी चीज को पूछ रहा है तो बहुत ही सरलता से क्वेश्चन हो जाएगा। एक सवाल ये देखिए कि साइन थीटा 1/2 है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो या तो एक आइडेंटिटी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां साइन थीटा की वैल्यू रखें तो कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका इस सवाल का आप जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण को आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और उस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण के हिसाब से भी वैल्यूज को निकाला जा सकता है। अगर साइन थीटा 1/2 के बराबर है तो एक चीज और नजर आती है कि थीटा का मान 30 डिग्री है, क्योंकि साइन 30 डिग्री ही 1/2 होता है, तो कॉस 30 का मान आप √3/2 डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सेकंड शिफ्ट में आज क्वेश्चन पूछा गया था। एक सवाल और देखिए कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर परिणाम 300 आता है, यानी कोई संख्या 100 है उसको 120 कर देते हैं, 120 300 के बराबर दे रखा है, 100 की वैल्यू निकालनी है। ये भी शिफ्ट सेकंड में आज सवाल पूछा गया, ये प्रतिशतता से क्वेश्चन था बच्चे। एक सवाल ये देखिए एवरेज से पूछा गया कि 34 बच्चों का औसत 47 किलोग्राम है, अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो कक्षा का औसत वजन 48 हो जाता है। अध्यापक का वजन आपसे पूछ रहा है, 34 बच्चों का 47 है, 35वां अध्यापक जोड़ा तो 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी उस 35वें ने 47, तो इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए वजन उसके पास में होगा, प्लस इन 35 लोगों का 1-1 किलोग्राम और उसके पास होगा, तो 47 + 35 82 सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि मैंने दिवाकर चौधरी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर करा रखा है इन सभी प्रश्नों का। ए और बी अकेले के लिए किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। समय कार्य से क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया, बेटा 10 और 15 ले से 30 ले लेंगे, पहले की क्षमता 10 थी या 30, दूसरे की 15 दूनी 30, 2 आ गई, 30 में दोनों का जोड़ 3 + 2 यानी 5 का भाग करेंगे तो 30/5 यानी कि 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आप आगे बढ़े अगले सवाल को देखें तो ए के कार्य करने की क्षमता बी से 20% अधिक है, सी से 50% ज्यादा है, तो एबीसी का रेशियो आ जाएगा क्षमता का। जब एबीसी का क्षमता का रेशियो आ गया तो कह रहा है तीनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों की क्षमता जोड़ के 12 गुणा कर दो, टोटल काम निकल के आ गया। कह रहा है अकेले सी से कराना है, बेटा ये सी लिखा हुआ है, अकेले सी से कराना है तो सी की क्षमता का उस टोटल में भाग लगाएंगे तो उत्तर आपके समक्ष होगा। ये सवाल भी आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। देखिए थर्ड शिफ्ट का सवाल है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, वो किसी 800 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? वो कुछ भी नहीं करना था। जब ट्रेन किसी ऐसी विषय वस्तु को पार करती है जिसमें कोई पहाड़, कोई सुरंग या फिर कोई ऐसी चीज होती है जिसकी लंबाई को नगण्य नहीं मान सकते हैं, उसको पार करती है तो दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई और उस विषय वस्तु की लंबाई के जोड़ के बराबर हो जाती है। चाल, रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत है। 5/18 से गुणा करके किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। वहीं मीटर पर सेकंड में 18/5 की गुणा करके उसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदला जा सकता है। फॉर्मूला वही, चाल बराबर दूरी बटे समय का इस्तेमाल करके सवाल के उत्तर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। एक ये सवाल भी हुआ। एक और क्वेश्चन आप सवाल में आज देख रहे थे कि दो संख्या, उनका HCF, उनका जो अनुपात है वो 2:3 है। HCF 6 संख्याओं का LCM 36 है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। बेटा ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM। बेटा ये पहली संख्या मैंने 2x इसलिए मान ली है क्योंकि इसमें अनुपात 2:3 का है। तो अगर पहली को मैंने 2x माना तो दूसरी को 3x माना, तभी इनका अनुपात 2:3 होगा। यहां से x की वैल्यू निकाली जाए तो बेटा 6 आ जाएगी, और जब 6 का मान 2x में रखेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, 3x में रखेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 18 इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे सवाल आपको कराए हैं और आपको ये बताया है कि किस बढ़िया अप्रोच के साथ आप गणित में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल गणित के हो गए। बाकी डिटेल्ड सॉल्यूशन दिवाकर चौधरी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। अब विवेक सर आपको रीजनिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे गए। मैं स्वागत करता हूं रीजनिंग सर विवेक सर का। आइए रीजनिंग के बारे में बच्चों को बताइए कि क्या क्या क्वेश्चन आज पूछे गए और किन किन की संभावनाएं आगे रहेंगी। सर जी, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को मैथ के बारे में बताया पूरा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मैं आपको रीजनिंग के वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं। कुछ क्वेश्चन एज इट इज हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड करे हैं, क्योंकि जब हम फोन पे बात करते हैं तो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता बहुत सारे प्रश्नों का, जो कि बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। तो उस तरह के आधार पर हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मैं लगाता हूं रीजनिंग के क्वेश्चंस। हालांकि आज अगर रात को 8 बजे आप लोग रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर पहुंचेंगे तो वहां पर ये लाइव क्लास देखने को मिलेगी, जिनमें 8:30 बजे। तो यहाँ पर ये प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसको डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। यहाँ पर क्योंकि अभी सभी क्वेश्चन हमने नहीं लगाए हैं, अभी मेरे पास जो मुझे लगा कि जो क्वेश्चन मेरे को और ज्यादा बताने चाहिए वो इस पीडीएफ में ऐड नहीं है, लेकिन 8:30 बजे जब आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा, जो कि कल के पेपर के लिए बहुत ही रामबाण होगा। अब मैं आप लोगों को हल्का सा ये बता देता हूं कि किस तरह के प्रश्न आज के पूरे एग्जाम में पूछा है। तीनों शिफ्ट का एवरेज निकाल के मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ पर अपने फोन के स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, हालांकि मैं इसमें लिख दूंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, हालांकि जो क्वेश्चन है ना, जो पहले दिन मैंने बताया था लगभग उसी तरह के प्रश्न है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे सबसे पहले मैं अगर सीरीज टॉपिक की बात करता हूं तो सीरीज के अंदर किसी शिफ्ट में आज 3 क्वेश्चन और किसी में 4 पूछे गए हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूं वर्गीकरण की, तो क्लासिफिकेशन टॉपिक के अंदर मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज भी। और तीसरा टॉपिक आपका एनालॉगी की बात करूं तो एनालॉगी में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करता हूं स्लॉज्म टॉपिक की, तो स्लॉज्म टॉपिक से मेरे भाई एक क्वेश्चन आपका आया है, वो भी 2 स्टेटमेंट का, और 3 स्टेटमेंट का भी दोस्तों बना है इस दूसरी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में अभी तक जो है लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, बट आज एक डाटा रिप्रेजेंटेशन टाइप होता है, उसका भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग तीनों के तीनों टाइप, डाटा रिप्रेजेंटेशन हो, लॉजिकल वेन डायग्राम हो या कैसलेट डीआई हो, तीनों को कवर कर लीजिएगा अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो। बात करता हूं डायरेक्शन टेस्ट की, तो डायरेक्शन टेस्ट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। डायरेक्शन टेस्ट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूं, तो सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों यहां पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन एक टॉपिक रहा, ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन बना है। स्टेटमेंट बेस्ड यानी कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा,
कथन, कार्यवाही, इन टॉपिक से भी 3 क्वेश्चन बने हैं साथियों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इनको ध्यान रखना। बाकी नॉन वर्बल रीजनिंग से किसी शिफ्ट में 3 है और किसी में 2 है। मैं कहूंगा 2 से 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल से हैं और एक पेपर कटिंग टाइप का हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज का रहा, इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं और नॉन वर्बल सीरीज के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं तो क्वेश्चन देखिए, इस तरह का आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बना है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग चाइनीज कोडिंग। इसमें कुछ शब्द दे करके अंग्रेजी के, उसमें कुछ कोड दे रखे होते हैं, तो उनके लिए आंसर निकालना होता है। मैं रेगुलर जितनी भी क्लासेस ले रहा हूं उनमें प्रत्येक के अंदर इस तरह के प्रश्नों को मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसा क्वेश्चन कम से कम एक आएगा ही निश्चित तौर पे। फिर आप आगे देखिए तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें या तो हो सकता है फॉरवर्ड पैटर्न हो, या हो सकता है रिवर्स पैटर्न हो, या हो सकता है क्रॉस पैटर्न हो। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप है। इसके बाद देखो एक कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं तो एक कंडीशनल कोडिंग का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये सभी तीनों शिफ्टों को एनालाइज करके उस यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको। आगे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों का लेटर सीरीज का भी बना है, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं मैं, तो यहां पर देखिए ये आपका जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का चाहे नंबर सीरीज हो, लेटर सीरीज हो या मिक्स सीरीज हो, तीनों से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग अपने कैलकुलेशन को बेहतर कर लो, अपने स्क्वायर, अपने क्यूब वगैरह, टेबल वगैरह एकदम जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए। मैं पहले दिन से जब भी रीजनिंग स्टार्ट करता हूं तो ये बताता हूं कि स्क्वायर, क्यूब ये सब याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, क्या अगर आपको अगर क्यूब स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। बोला 343 इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब है। बाकी सब देखो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, और ये 7 का क्यूब आंसर हो जाएगा। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर मैं देखो इस पिछले वाले क्वेश्चन को भी देखूं ना, तो यहां पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो संख्या है वो 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, कुछ इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। आगे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक क्वेश्चन इस तरह का है। यहाँ पर ये भी आपका जो प्रश्न है वो एनालॉगी टॉपिक का बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में देखो एनालॉगी टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ गया। अगर थोड़ी सी भी आपको कैलकुलेशन आती है तो 3 चौके 12, 12 का मल्टीप्लाई फिर 3 में कर रखा है, इसी तरीके से है। इसके बाद देखो ये स्लोज्म टॉपिक का है। स्लोज्म टॉपिक से 2 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। देखो फिर ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आपको जरूर से क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बहुत जरूरी है कि आपका ब्लड रिलेशन का तीनों टाइप क्लियर हो। पहले दिन देखा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन साइन वाले थे कि उसकी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए। फिर सेकंड पेपर में आया सीधा पजल बेस्ड कि ए बी का भाई है, ए सी का भाई है। फिर थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला ये वाला जो कि कोडेड रिलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअली किसी एक टाइप से है, पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। पूरा टॉपिक क्लियर है तभी आप अच्छा कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये साइन वाला है कि जब हम एक दूसरे की तरफ किसी की तरफ इशारा करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखो ये एक रैंकिंग से क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखेंगे तो आप यहां पर देखिए मेरे भाई ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। मतलब एज इट इज डेटा नहीं भी होगा ना किसी क्वेश्चन का कि आप बोलो कि सर ये तो क्वेश्चन नहीं था, कोई बात नहीं, एज इट इज नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फोन पे जब बात करते तो एक्यूरेट डेटा कोई भी नहीं दे पाता। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन होता है तो उसके बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर बिल्कुल हूबहू उस प्रकार के प्रश्न यहां पे लगा रहे हैं। हम स्टूडेंट को बैठा लेते हैं, बैठो भाई किस तरह का प्रश्न आया था, किस तरह का देखने में लग रहा था, बताओ। उस आधार पर इन प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है रीजनिंग में और मैथ्स में, ठीक है। बाकी जीएस के तो हालांकि तुरंत पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए आप लोग, ये भी आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से हैं। फिर यहां पर देखो ये पजल का क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है। पजल का बहुत बड़ा रोल है। फिर देखो आपका एक प्रश्न जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग से भी पूछा है, जो कि यहां आप देख सकते हैं आपसे स्क्वायर काउंट करवा रहा है। बड़ा इजी है, इनमें नंबर लिखो, इनमें नंबर लिखो, आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। अगर लाइनें इधर से बराबर हैं, इधर से बराबर हैं, तो इनमें नंबर लिख के सबका स्क्वायर करके जोड़ दो तो भी आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखोगे तो यहाँ पर ये मिरर इमेज का इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद आगे देखें हम लोग तो यहाँ पर देखिए ये कथन निष्कर्ष हैं, और कथन निष्कर्ष टाइप के यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड भी 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बताए। तो यहाँ पर देख लो एक क्वेश्चन तो इस तरह का है। फिर कथन और धारणा, यानी कि इनको पूर्व धारणा भी कहते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखो कथन कार्यवाही, मैंने बिल्कुल इस तरह का आपके सामने जो है पेपर ला के रख दिया है कि अगर आप इन पेपर को भी कर लेते हैं डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नंबर भी है, लेटर भी है और सिंबल भी है, यानी मिक्स सीरीज है एक तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद आगे आपने देखा
तो ये मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, कभी किसी शिफ्ट में कोई आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने तक पेपर चलेगा, कोई पता नहीं है रीजनिंग का कौन सा टॉपिक कहां से क्या क्वेश्चन कब पूछ लिया जाए। तो अपनी तरफ से पीछे नहीं हटना है, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा सेट बनेंगे आपके, 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट है जो पेपर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहां पर एक और क्वेश्चन लगा लिया, 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी पूछा गया। मैंने बताया आपको 2 का तो चल ही रहा था, बट 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी स्लॉज्म टॉपिक से। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर देखिए ये आप लोगों का जो प्रश्न है वो है डाटा सफिशिएंसी से, ठीक है, आंकड़ों की पर्याप्तता। इसके बाद आगे देखो ये एक प्रश्न है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना है। यहां पर ऑप्शन देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके आधार पर उनके आंसर बताने के कौन सा सबसे भिन्न है। ये टॉपिक वैसे तो क्लासिफिकेशन है, बट क्लासिफिकेशन टॉपिक में भी आपको नॉलेज शब्दों की होनी चाहिए, थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज भी आपको होनी ही चाहिए। इसके बाद देखो डाइस का क्वेश्चन 1-2 ही देखने को मिला है पूरी अभी तक जो 3 दिन की शिफ्ट में देख रहा हूं, तो 1-2 ही क्वेश्चन आपके डाइस के आए हैं किसी शिफ्ट में, अन्यथा डाइस कम पूछा जा रहा है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं है कि कल या परसों में डाइस नहीं आ सकता, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो आप कंप्लीट रीजनिंग कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन इस तरह का, ये क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों के लिए, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन इस तरह का है, इस तरह का प्रश्न पूछा, जैसा मैं बता रहा था ना आपको कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो डायग्राम, वेन डायग्राम का एक टॉपिक है, एक तो होता है लॉजिकल वेन डायग्राम कि भाई पिता पुत्र और बच्चे में संबंध बताओ, या कुत्ता बिल्ली पालतू में संबंध बताओ, तो वो तो आप लोगों का होता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लेकिन ये वाला जो टाइप होता है वो मेरे भाई वो होता है डाटा रिप्रेजेंटेशन, यहां से प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं थर्ड टाइप आपका एक और होता है डाटा कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई में क्या होता है, सर्कल बने होते हैं, उसमें से छांटना होता है कि केवल फल खाने वाले कितने, केवल डोसा खाने वाले कितने, उस तरह के सब करा रखा है यूट्यूब पर। एप्लीकेशन तो छोड़ दो, यूट्यूब पर सब करा रखा है। तो ये मैंने कंप्लीटली आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया, इनका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो 8:30 बजे रीजनिंग बाय विवेक सर पर आने वाला है यूट्यूब चैनल पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। डायरेक्ट आप सर्च करोगे रीजनिंग बाय विवेक सर, तो वहां से भी आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। अब मैं नीरज सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आप लोगों को जीएस के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और भविष्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार साथियों, देखो जीएस के जो क्वेश्चन है, मैं पहले ही दिन से ही कह रहा हूँ, जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसी दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार जो ट्रेंड है वही देखने को मिल रहा है। चाहे पॉलिटी की हम बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, ज्योग्राफी इकोनॉमी की बात करें, उसी ट्रेंड पे हम बात कर रहे हैं। ये आज की शिफ्ट के यानी कि 29 तारीख की जो पहली शिफ्ट का, उसके कुछ क्वेश्चन जो मुझे यहाँ तक मिले हैं मैं आपको सामने लेके आया हूँ। जैसे आप देखेंगे कि पहला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से यहाँ पे सवाल बना है ना, ये हिस्ट्री का प्रश्न है। जो मैंने आपका आंसर भी यहाँ पे दे दिए हैं, जो पशुपालन है उसकी आपका आवश्यकता नहीं, सारी क्लासेस आपके यूट्यूब पर हैं, आप उसे देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न की हम बात करें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब क्या होता है, यानी सूर्य ग्रहण होता है। और ये प्रश्न किसका, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम आसामी कौन थे, तो ये फखरुद्दीन अली अहमद यानी कि प्रथम राष्ट्रपति, पॉलिटी का क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे क्योंकि चर्चा में रहे इस बार। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस में मापी जाती है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन भी है, लेकिन स्टैटिक जीके का प्रश्न भी है। स्थायी कठोरता जल में होने वाला कारण क्या है, ये भी साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। और ध्वनि का वेग किस में मापते हैं, साइंस के क्वेश्चन से ये कुछ। तो ये जीके के जो हमें और क्वेश्चन, जीके जीएस के जो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं साइंस के शामिल करके, जो हमें डेटा मिल पा रहा है वो सब शामिल कर दिए, सिर्फ इसलिए है कि आपको पता चल सके कि इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, स्टैटिक पोर्शन का जीके का क्वेश्चन है। कान्हा किसलिए अभयारण्य कहां पर है, देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का भी कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसने सती प्रथा का, हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर यहां से बनाया। तो जो ट्रेंड मैं आपको बता रहा था वो सारा ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहां पर। फिर क्वेश्चन है भोजन का पाचन आरंभ कहां होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो वो जो ट्रेंड मैं आपको बता रहा था उसको एक बार फिर बता दे रहा हूं मैं आपको, उसी तरह से आप रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, अगर आप जीके की बात करें तो इनसे जो प्रश्न बन रहे हैं आपके 3 से 4 प्रश्न
किसी शिफ्ट में 3 तो किसी शिफ्ट में 4। ठीक है, हिस्ट्री के प्रश्न बनाए जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल तीनों शामिल है। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी का 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी का सेक्शन हमेशा हर एग्जाम में जीएस में ज्यादा रहता है पॉलिटी और हिस्ट्री का। तो किसी एग्जाम, किसी आपको एक पेपर में शिफ्ट में 4 बन रहे हैं क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी का हम बात करें, ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि उसमें ईवीएस को हम अलग कर लेते हैं एनवायरमेंट को, तो 3 हो जा रहे हैं, वरना तो 2 से 3 क्वेश्चन है। इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी के भी 1 से 2 क्वेश्चन ही हमें देखने मिला, ये भी करंट अफेयर के ट्रेंड में है जहां से करंट अफेयर जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल मूल जो करंट अफेयर उसकी हम बात करें तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 6, किसी में 7, किसी में 8, यहां तक कि 10-10 प्रश्न भी करंट अफेयर को बेटा देखने को मिल रहे हैं। तो ये ट्रेंड आपका जीके का रहा है। ठीक है, और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के आज हमारे पास में महागुरु हमारे साथ में है हीरामणि सर, वो आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन रहे हैं, ये आपको पूरा ट्रेंड यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। सर प्लीज। एक मिनट। हाँ बच्चों, बढ़िया, क्या हालचाल? सब मौज मस्ती में हैं? बिल्कुल पढ़ते रहिए मौज से और क्वेश्चंस को देखते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना। देखिए आज जो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो तीनों शिफ्ट में शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड, तो साइंस के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से पहले शिफ्ट में फिजिक्स में 8 पूछे गए, केमिस्ट्री में 7 पूछे गए और बायो में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए हुए हैं। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स में से 9 पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में से 7 पूछे गए हैं और बायो में से 9 सवाल पूछे गए हैं। तो भाई बायो को भी ध्यान से, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को तो पढ़ते रहना है। और ऐसे ही जो शिफ्ट थर्ड है, इसमें फिजिक्स में से 8 आए हैं, केमिस्ट्री में 8 आए हैं और बायो में लगभग 9 क्वेश्चन जो हमने जानकारी हासिल की है उसके हिसाब से ये आपको क्वेश्चंस आज मिले हैं। जैसा कि आपको अवगत है कि आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, उन्हीं के बेस पर मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं और फिर मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं। उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।